हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण के। तो इससे पहले हमने तो यहाँ पे देख लिया था कि भाई भारत में जो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर था आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। एक्सप्लेन भी किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ 76 क्वेश्चन से, यानी कि नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो यहाँ पे पूछा कि जो वाष्पीकरण होता है एग्जैक्टली उसमें जो किस स्थिति में, कौन सी पोजीशन में, कौन से स्टेट में सबसे जो ये है वाष्पीकरण जो होगा धीमा होगा, ठीक है, सबसे कम होगा। तो सतह क्षेत्र जब घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों भी अगर कम रहेगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी, है ना। अब वाष्पीकरण होता क्या एग्जैक्टली, देखिए वाष्पीकरण मतलब क्या, द्रव की जो खुली सतह होती है उस पर प्रत्येक तापमान पे जो वो धीरे धीरे द्रव का क्या होता है, वाष्पीकरण होते रहता है, वाष्प में बदलना, ठीक है। तो द्रव का जो है वो किसी भी तापमान पे धीरे धीरे वाष्प में बदलना या वाष्प में परिवर्तित होना, उसी को क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पन की दर क्या है, वो मतलब कुछ कारकों पे डिपेंड करती है। और वो कारक क्या हो सकते हैं, देखिए वो कारक आपके द्रव के तापमान हो सकता है, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल भी हो सकता है, वाष्प का जो निकासी दर है, यानी कितने मतलब कैसे निकल रही है वाष्प, मतलब बहुत तीव्र गति से है, बहुत स्लो है एंड ऑल, वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है ना वो क्या हो जाएगा आपका बी। आप इसे एक डायरेक्ट एक एग्जांपल से रिलेट कर पाएंगे कि अगर एक किसी तालाब में पानी है, ठीक है, इतना तालाब है उसमें पानी है, तो यहाँ पे जब गर्मी में ज़्यादा वाष्पीकरण तेज ही गति से होगा, या फिर एक ग्लास में पानी है उसमें वाष्पीकरण तेज गति से होगा। तो आप इसे बता सकते हैं कि भाई कौन से इसमें बहुत तेज गति से, आप कह सकते हैं कि भाई ये जो तालाब है ना इसमें तेज गति से होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सतह क्षेत्र है वो क्या है, बहुत अधिक है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एकदम ये मतलब आसमान के डायरेक्टली नीचे है, खुला है, इसको भी इनफैक्ट आसमान के नीचे रखेंगे तो भी ग्लास में क्या है, सतह क्षेत्र इसका कम है, इसीलिए जो इसका जो मतलब वाष्पन होने की प्रक्रिया इसमें स्लो होगी। तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों अगर कम है, यानी कि सतह क्षेत्र भी इसका कम है और यहाँ पे तापमान भी कम हो जाता है, ठीक है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी रहेगी तभी जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज कब होगी, तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों अगर वृद्धि हो जाती है दोनों में, जैसे कि इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो वाष्पीकरण है वो तीव्र गति से होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता है, क्या है, स्थितीय कौशल है, ग्राफिक कौशल है, दिशात्मक कौशल या फिर चित्रण कौशल। देखिए यहाँ पे बात करें अगर स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की, तो ये क्या है, एक चित्रण कौशल है ना। कुछ ड्रॉ किया हुआ है, उसमें हमको कुछ उसमें हमको पढ़ने आ रहा है, यानी मैप वगैरह दिया रहता है, उसमें क्या है, उसमें बॉक्स वगैरह में करके दिया रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा। तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं जैसे रोड हो गया, फिर रेलवेज के लिए ऐसे पटरी वाली लाइंस रहेंगी, है ना। तो ये डिनोट किया रहता है। तो ये क्या है, चित्रण कौशल से, अगर आपको चित्रण कौशल पता है तभी तो जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। तो चित्रण कौशल से बालक किसी भी वस्तु को देख के जो है वो उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है, और जिससे क्या होता है, उसके अंदर जो क्रिएटिवनेस होता है ना वो एकदम मतलब आ जाता है अंदर से ही। और शिक्षक जो है शिक्षार्थी को पठन पाठन में जो उसका ज्ञानात्मक रुचि है, जो ज्ञानात्मक इंटरेस्ट है, वो भी उसके अंदर जो है वो पैदा होता है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्थान, दूरी, दिशा, ये तीनों चीज़ें आपको वैसे देखने के लिए कहाँ मिल जाएंगी, जी बिल्कुल मैप में भी देखने के लिए मिल जाती है। और वहाँ पे अगर हमें चित्रण कौशल नहीं आता रहेगा तो हम कैसे इसको बता पाएंगे। तो सबसे जो समझने के लिए इसकी जो क्षमता चाहिए वो है आपकी चित्रण कौशल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो भाई किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पे एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो भाई ये क्या एनसीएफ 2000 है, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 1988। देखिए यहाँ पे ना आंसर आप गलती से भी ना 2005 मत मार के आइए जाए, ठीक है। अब ये क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो एनसीएफ है, जो प्राथमिक स्तर पे एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो सिफारिश की गई थी, तो वो एनसीएफ 1975 के द्वारा की गई थी।
ये जो 1975 है ना, इसके द्वारा एनसीएफ 1975 के द्वारा पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई है। तो फिर आप कहीं 2005 मार के आ गए, पता चला गलत हो गया। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? इसी स्थानांतरित खेती को मैं आपके लिए इजी कर दूं तो झूम खेती, यानी कि झूम खेती भी इसे हम कहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्रों में होता है? देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि भारत में स्थानांतरित खेती, ये जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। अभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन से होते हैं? देखिए आपको मैप तो सबसे पहले ना एरो से ही पता लगना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये क्या है? आपका नॉर्थ है। नॉर्थ के बाद इससे क्या क्या है, मतलब उत्तर, और उत्तर के बाद क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पे ये आंसर है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब इसको देख लेते हैं मैप पे कैसे। तो यहाँ पे जो उत्तर है ये दिशा है और पूरब ये दिशा है, यानी कि इस लोकेशन पे अब जब आपका भारत का मैप बनाएंगे आप, तो यहाँ पे जब इस लोकेशन में जो है ये खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब ये क्या है? ये मानव की जो मतलब आदिम अवस्था की सूचक कृषि है। मतलब बहुत ही पहले मतलब ऐसी टाइप से कृषि की जाती थी, और पहले वन के खंड को जो है वो क्लीन कर देते थे, और इसके बाद वो लोग करते क्या थे? उस जो भी वृक्ष है, झाड़ी है, जो भी मतलब उस वहाँ से काट कूट के घास वगैरह जो सब, उसको छील देते थे, हटा देते थे, उसको फिर जला दिया जाता था, और उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों तक इसको जो है वो छोड़ देते थे वैसे ही, और इस स्थान पे क्या करते थे? कृषि करते थे। तो भूमि की जो उर्वरकता है ना वो समाप्त हो जाती थी, तो उसको क्या है? छोड़ के चले जाते थे, वो दूसरी जगह पे ये क्रिया करते थे। तो ऐसे कर करके वो डिफरेंट जगह पे ये स्थानांतरित खेती बोलते हैं ना, स्थानांतरण, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा जाके करना, इसीलिए इसका नाम स्थानांतरित खेती पड़ गया, और इसको झूम खेती के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कृषि क्या है? भारत में जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, देखिए सारे जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो भाई नदी जो है वो बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है, ठीक है। सत्य नहीं है तो भाई नहीं को कर लेंगे अंडरलाइन। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध जो है वो स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग कर देती है, या फिर बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर ये जो पानी है ना और हवा, इसको जो है वो प्रदूषित नहीं करता है। देखिए बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, जी बिल्कुल सही तो है, लेकिन ये विकल्प जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो गलत है, ठीक है। ये जो है वो टिकाऊ विकास को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है कि मतलब बांध बना दिया तो मतलब हमारा डेवलपमेंट निश्चित ही है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। डैम अगर टूट गया तब कौन सा डेवलपमेंट होगा? तो इसीलिए यहाँ पे जो सत्य नहीं है, बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, टिकाऊ विकास को ये जो है वो मोटिवेट नहीं करता है। ये विकल्प को छोड़ के, यानी इस वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब सही है। जल विद्युत जो सुविधाएं हैं इसको बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, और बांध जो है वो स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्योंकि अब उनको नदी से जो है वो पानी नहीं मिलेगा, उनको बांध के थ्रू जो है वो पानी लेना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बांध जब टूटने लगता है तो वहाँ पे गाँव के गाँव पूरे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये जो है वो पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जी बिल्कुल ये तो सही है कि वो हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं है। बांध बना दिया, उसमें पानी संचित है, दैट्स इट। अब जल विद्युत होता क्या है? तो देखिए जल विद्युत अगर बात करते हैं तो ये जो है वो गिरते हुए या बहते हुए जल से जो ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। एक नीचे चक्री टाइप का जो है घूमते रहता है, बहुत ऊंचाई से जो है वो पानी गिराते हैं इस पर, और उससे जो ऊर्जा निर्माण होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा। और जल विद्युत से क्या है, इससे जो है वो सुविधा होती है, बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ये जो है वो ऊर्जा एनर्जी जो है वो डेवलप कर पाते हैं और इसको यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो आपका जो यहाँ पे पूछा कि भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से, तो बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रमोट करता है, यही जो ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब तो सही दिए हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर उपरोक्त सभी है? देखिए बात करेंगे यहाँ पे तो ये चारों भी, ये जो भी तीनों गैसें हैं ये सब तो है ही। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सब ऑप्शन आपका कौन सा सही? तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। अब मीथेन होती है, जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो निरंतर बढ़ने वाली जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ की जो चीज़ें हैं, मतलब उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उससे उत्सर्जन जो है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या है, तापमान भी बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो एसी वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं,
इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या है, ये सब जो है वो ओजोन जैसी गैस जो अपने बोलते हैं ना, अपने मतलब बोलते हैं ना वायुमंडल में है, उसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो उसमें जो छेद है पाया जा रहा है। अब ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने ये देखा कि लॉकडाउन के समय ये जो ओजोन के छिद्र है ना ऑटोमेटिक फिल आउट हो रहे हैं। ये नेचर का जो बोलते हैं ना, ये नेचर के थ्रू हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम पे लॉकडाउन है तो सारी चीज़ें जो है वो बंद हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक जो ये जो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें हैं जो गाड़ियों वगैरह से निकलती हैं, धुएं वगैरह से, इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी बंद है। और कह सकते हैं काफ़ी हद तक लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं। जी बिल्कुल नहीं, मुझे लगता तो नहीं है इतने जागरूक हैं लोग कि भाई सब बंद कर देंगे, एसी वगैरह यूज़ करना, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करना। बट कहीं ना कहीं हद तक ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। और उसी वजह से जो है वायुमंडल में जो ओजोन की लेयर है वो फिर से वापस से देखी गई है कि भाई वापस से जो है वो पूरी सी बन गई है अच्छे से, और जो छिद्र थे वो फिल आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो लॉकडाउन जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा भी साबित हो रहा है। बात करेंगे यहाँ पे आंसर की, तो आंसर हमने देख लिया कि भाई जो है यहाँ पे 4 OB आ जाएगा, यानी 3 OB, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, और इसके अलावा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड। और ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें भी इनको हम कहते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग की जो वृद्धि हो रही है, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार यही सारी गैसें हैं। जो वैश्विक तापन बढ़ रहा है वो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार ये सारी गैसें हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो ठंडे रेगिस्तान में देखिए हवा जो है ना बहुत पतली या कम होती है, इसलिए ठंडे रेगिस्तान जो है वो बहुत हाइट पे होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। जैसे कि अंटार्कटिका में हम कह सकते हैं ठंडी में मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। एक्चुअली अंटार्कटिका में ऑल टाइम ठंडी ही रहती है। हम ले सकते हैं राजस्थान में गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही ऑप्शन है ना, भारत में ठंडे रेगिस्तान जो है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ना, ठंडे रेगिस्तान जो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसीलिए भैया जो है ना प्रभावित ही नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अब भारत के विभिन्न मतलब भारत में क्या अलग अलग जलवायु वाला देश है, ठीक है, समुद्र है, हिमालय और रेगिस्तान है, मानसून को ये सब प्रभावित करते हैं। अब हवाएं जो है ना पर्वत के जिस ढाल से टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। लेकिन जब हवाएं जो है जिस ढाल के सारे नीचे उतर जाती है उसको हम पवन विमुख ढाल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मतलब पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ से जब कोई हवा बह रही है तो ये तो यहीं पे इसको रुक जा रही है ना, यहाँ पे जो है ना बादलों का निर्माण हो जा रहा है, संघनन होने की वजह से यहीं पे जो है वो वर्षा, अधिक से अधिक वर्षा हो जा रही है। अब जब ये पवन जो है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे हम पवन सम्मुख ढाल। यहाँ पे जो है ना अधिक से अधिक वर्षा हो जाएगी। अब यही पवन जब पूरा बारिश कर देती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ती है और उड़ के यहाँ से जब जाने लगती है तो यहाँ पे जो है इसको वो रोकने के लिए यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है, और ये जब पर्वत नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है ना बारिश भी बहुत ही कम होती है यहाँ पे, क्योंकि ये हवाएं जो यहाँ से बह के चले जाती है। तो इसे हम कहते हैं पवन विमुख ढाल, और कह सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश भी हम कहते हैं, जहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है। या फिर कह सकते हैं ना मानसूनी हवाएं जो वो पवन विमुख ढाल पे वर्षा नहीं करा पाती है, बहुत ही कम करा पाती हैं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है पवनें वो निकल जाती है आराम से। यहाँ पे उनको रोकने के लिए कोई पर्वत वगैरह नहीं है, और यहाँ पे था इसी वजह से यहाँ पे जो है अधिक वर्षा हो जाती है। तो ठंडे रेगिस्तान जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया में होता है, इसीलिए जो है ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। और अल्प वृष्टि छाया और अतिवृष्टि छाया वाले देश जो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली होता कैसे है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से भाई कौन सी गैस है जो जिम्मेदार है? सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बात करेंगे ताजमहल के पीले होने के लिए तो भाई इसमें से कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर खाली मार के मत आ जाइएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार है प्रमुख रूप से। अब सल्फर डाइऑक्साइड एक क्या है, वायु प्रदूषक है, जो कि अम्लीय वर्षा जो होती है ना बारिश के पहले, जब एकदम सबसे फर्स्ट वाली रेन ड्रॉप्स आती हैं तो क्या बोला जाता है, पहली बारिश में कोई भीगो मत, क्योंकि स्किन पे जो है वो फोड़ी वगैरह सब आ जाती है, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा होती है। जो अम्ल जो पूरा मतलब प्रकृति में जो पूरा गैदर किया हुआ रहता है, जमा किया हुआ रहता है, वो मतलब पहली वर्षा में जो है ना बहुत तगड़ी बारिश होती है, और उसमें जो
सब अम्लीय वर्षा होती है, इस वजह से देखिए एलर्जी हो जाती है कितने लोगों को। तो यहाँ पे जो है ना सल्फ़र डाइऑक्साइड आपका सही ऑप्शन है। और ये जो है ना अम्लीय वर्षा हो गया, धुंध हो गया, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या की जिम्मेदारी ये पाया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्रों से बिजली उत्पादन के लिए कोयले को जलाने के कारण ये बनता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई, SO2 है। अब ये भी अगर बात करते हैं सल्फ़र की, तो सल्फ़र एग्जैक्टली सल्फ़र अगर आप कहें तो भाई ये क्या होता है, गंधक होता है। और ये किस कलर का होता है, हल्के पीले रंग का, स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ होता है। यहीं अगर बात कर ले क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या है, एक रासायनिक तत्व है। अब ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में जो है वो अपने साधारण नमक में, डेली यूज़ जो करते हैं ना नमक, उसमें ये जो है वो प्रेजेंट होता है। और सागर के जल में घुले लवण जो है वो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सामान्य तापमान पे, दाब पे जो क्लोरीन है ना वो गैस रूप में पाई जाती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम सबको पता है कि ये भाई ये भी एक टाइप की गैस है जो कि हानिकारक है। यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन था सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि ताजमहल को पीले होने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। बात करते हैं, अब तो यहाँ पे ये कर दिया गया कि ताजमहल के जो है 250 मीटर तक जो है वो वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो नहीं लगा सकते हैं। आई थिंक ये 250 मीटर्स नहीं है, ये 2.5 किलोमीटर है। ये है 2.5 किलोमीटर एग्जैक्टली आपका। नेक्स्ट है आपका गोलकोंडा किला किसने बनवाया है, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश। देखिए गोलकोंडा किला एक डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये जो है वो काकतीय राजवंश ने बनाया है। अब ये मतलब बनाया था, और काकतीय राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे बीठा प्रथम, और जिन्होंने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था जिसकी राजधानी अम्बकोंड थी। और पल्लव वंश की अगर बात करें तो पल्लव वंश वाले जो थे उनके संस्थापक तो अपने सिंह विष्णु जी थे, और इनकी राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम, आपने सुना होगा कांचीपुरम में मंदिर भी है। और ये जो है वो वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे, मतलब उसके फॉलोवर थे वैष्णव धर्म के। चोल राजवंश, तो चोल राजवंश जो है वो आपका 9वीं शताब्दी में, चोल वंश जो थे वो पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था, यानी कि ध्वंस हो गया था, विध्वंस हो गया था, उसके बाद ये लोग आए थे। यानी कि चोल वंश जो थे वो पल्लवों, जब पल्लव लोग चले गए थे मतलब इनके बाद इन्होंने राज किया था। एग्जैक्टली इनका कहने का कि भाई चोल वंश जो है वो पल्लव का जब ध्वंस हो गया था, मतलब ये लोग डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिफेट हो चुके थे, उसके बाद चोल राजवंश का जो है वो स्थापना हुई थी। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके विजयलाल, और जिनकी राजधानी क्या थी, तंजौर थी। और यहीं पे अगर बात करें चालुक्य राजवंश की, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो थी वो तैलप द्वितीय ने की थी। किसने, तैलप द्वितीय ने की थी। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज बस इसी के साथ में। गोलकोंडा किसने बनाया था, तो भाई ये था काकतीय राजवंश ने बनवाया था। और काकतीय राजवंश का प्रथम संस्थापक अगर पूछा जाए तो बीटा प्रथम इनका नाम ही था। और इन्होंने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया था जिसकी राजधानी क्या थी, अम्बकोंड थी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ प्रश्न सॉल्व करने के लिए कहता है, देख लेते हैं। 15 ग्राम घनत्व और 3 ग्राम आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए यहाँ पे मतलब घनत्व दिया है और आयतन दिया है, तो आपको अपने मन से लगाना है भाई ग्राम कौन सा है और ml में कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घनत्व और आयतन, मतलब द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान की जो इकाई हो जाएगी, मतलब द्रव्यमान का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, आपको द्रव्यमान निकालना है तो किसी का घनत्व और आयतन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। तो 45 आपका एक ही ऑप्शन में है, यानी कि 45 ग्राम, यही आपका जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से भाई कौन सा अदिश राशि है, संवेग है, भार है, द्रव्यमान या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए अदिश राशि मतलब क्या, जो भी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होती, यानी दिशा नहीं होती, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश मतलब क्या, देखिए अदिश जब लिखा है ना, जिसमें दिश लिखा है, दिश मतलब क्या, जिसमें दिशा का अभाव है। अ मतलब क्या, अभाव, और दिश मतलब क्या, दिशा का अभाव, जहाँ पे दिशा ना मिले, मतलब जिस आपको
जैसे कि आपके अदिश राशि में द्रव्यमान हो गया, घनत्व, तापमान, ये सारी चीज़ें क्या है अदिश राशि की है। अब इसमें क्या है आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन होती है, कोई दिशा होती है, घनत्व में कोई दिशा होती है, तापमान में कोई दिशा होती है, नहीं होती है ना। तो अदिश मतलब क्या, इसका मतलब भी होता है कि दिशाहीन, जिसमें दिशा हो ना, ठीक है, जिसमें दिशा का अभाव हो, तो वही होती है आपकी अदिश राशि। तो कभी आपको नहीं भी याद रहे तो आप ये सिर्फ इतना याद रख के भी बता सकते हैं। तो इसमें से पूछा कि भाई कौन सा इसमें से जो है वो अदिश राशि है। तो यहाँ पे जो अदिश राशि है वो है आपका द्रव्यमान। संवेग में भी जो है वो दिशा होती है, भार में भी दिशा होती है, गुरुत्वाकर्षण में भी दिशा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्यमान के साथ मैं और आपको बता दूं कि देखिए घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, आयतन है, कार्य है, ये सब क्या है आपकी अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। अब सदिश राशि की बात करते हैं, वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण होता है और उसके साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि उसे कहते हैं। सदिश मतलब क्या, दिशा के साथ, स मतलब क्या, साथ, दिश मतलब दिशा, तो जो दिशा के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संवेग हो गया, भार हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, विस्थापन है, बल है, आघूर्ण है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो सदिश राशि के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसको हम योग के निश्चित नियमों के द्वारा जोड़ के हम इसको क्या है सदिश राशि बता सकते हैं कि भाई इतना इसका द्रव्यमान है, ये है, वो है, जो है आपका फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं आराम से। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो निम्नलिखित में से ये देखिए अदिश राशि कौन सा था, द्रव्यमान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण जो है वो गुजर नहीं सकती, तो वो क्या कहलाती है, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी। ये हम सबको पता है कि ऐसी वस्तु की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें से प्रकाश किरण जो है वो गुजर नहीं सकती, तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे कि क्या है, इसका एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कुछ भी, जैसे दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, बुक हो गई, फ़ोन हो गया, मतलब इसके आर पार तो नहीं दिख रहा है ना। अब ये सब क्या है आपका, ये है आपका अपारदर्शी। और पारदर्शी मतलब क्या, पारदर्शी एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें से प्रकाश की किरणें जो है वो निकल जाती हैं आर पार, जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया, ये सब। अब पारभासी क्या होता है, तो देखिए पारभासी मतलब वो वस्तु होती है जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने अंदर से होके गुजरने देती है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ से जो है वो प्रकाश बाहर निकल पाएगा, वो होता है पारभासी। अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई तेल लगा हुआ कागज़ जो होता है, जैसे कागज़ उसके ऊपर तेल लगा रहे हैं, या फिर पन्नी, पॉलीथीन, तो उसके अंदर से देखोगे तो दिखता तो है लेकिन थोड़ा धुंधला दिखता है, क्लियर विजुअलाइजेशन उसमें से नहीं मिलता है, तो वो क्या है आपका पारभासी है। और यहाँ पे उत्तल जो लिखा ना, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण हम सबको पता है कि एक वक्राकार होता है जिसमें प्रतिबिंब करने वाली जो प्रकाश की स्रोत है वो जो है वो आपकी उभरी हुई रहती है, और उत्तल दर्पण जो है वो बाहर की ओर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, ठीक। और यहाँ पे आपका आंसर क्या था कि भाई जहाँ से प्रकाश किरण न गुजर पाए तो वो है आपका अपारदर्शी। बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हमारे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह पे भाई किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पे 10 किलो का है। तो देखेंगे कि भाई ये जो है 10 किलो का कहाँ पे है, चंद्रमा पे, तो पृथ्वी पे कितना होगा। तो देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, अगर आपको नहीं पता तो भाई 9.8 है ये ऑलरेडी, तो 9.8 ये क्या है, न्यूटन में है, और या फिर ले सकते हो आप किलोग्राम में भी। अब यहाँ पे जो है ना पृथ्वी का गुरुत्व हमको पता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 kg है, यानी कि द्रव्यमान हमको पता है, गुरुत्व पता है। अब इन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वस्तु का भार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9.8 इंटू 10, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो है वो पॉइंट हट जाएगा और 98 आ जाएगा। अब 98 क्या, न्यूटन। देखिए सारे आंसर तो न्यूटन में दिए हैं, 2 आंसर ही न्यूटन में दिया है, 2 kgs में दिया है, तो यहाँ पे लेकिन जो आपका ऑप्शन है ये हो जाएगा 98 न्यूटन। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका 60 kgs, जो कि यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में 10 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे भी 60 दिया है, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। जो है एग्जैक्टली आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 98 न्यूटन, ये सही उत्तर है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो एक विलेय का विघटन दर डैश पे निर्भर करता है, सतह क्षेत्र पे, भार पे, दाब पे, या फिर तापमान पे। देखिए एक विलेय का जो विघटन दर होता है वो सतह क्षेत्र पे निर्भर करता है, ठीक है। अब ये भार मतलब होता क्या है, भार क्या है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है, वो वस्तु का भार कहलाता है। अब दाब क्या कहलाता है, तो दाब जो है वो किसी सतह की इकाई का क्षेत्रफल पे लगने वाला जो अभिलंब है, उसी बल को हम कहते हैं दाब,
तापमान हम सबको पता है कि भाई तापमान जो है वो उष्णता की माप है, और यानी कि कह सकते हैं कि तापमान से ये पता चलता है कि भाई कोई वस्तु क्या है, ठंडी है या गर्म है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि भाई एक विलेय जो है इसका विघटन दर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपकी सतह के क्षेत्र पे डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो सुषमा चाहती है कि भाई उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए वे संवेदनशील जो है उनको बनाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने से सबसे उपयुक्त रणनीति, यहाँ पे कुछ रणनीतियाँ दी गई, सबसे बेस्ट कौन सी है कि उनको जो है वो संवेदनशील बनाना है किसके प्रति, पेड़ों के संरक्षण के प्रति। तो पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे अपनाने के बाद उसको कहना कि भाई पोषित करने में उसको मदद करो, यानी कि उसकी देखरेख करो, देखभाल करो। कक्षा में जो है वो पहल आयोजित करना, यानी कि कुछ पहेली टाइप के आइटम्स जो है वो आयोजित करना, या फिर समूह चर्चा। देखिए यहाँ पे जो है ना सुषमा चाहती है कि भाई उसके छात्रों को क्या है, पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि तो यही है कि भाई एक जो है ना, एक पेड़ को कह दो या एक पौधे को कह दीजिए कि भाई अडॉप्ट कर लो इसको, और इसको जो है ना आप पोषित करने में मदद करिए। तो ये सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा छात्रों को कि भाई वृक्षों का हमारे जीवन में ना कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, और उसके बिना हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बच्चे जो है वो अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं, पदार्थों को तोड़ मरोड़ के ज़्यादा सीखते हैं, ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं, तो पर्यावरण के साथ वो घुल मिल के जो है वो अधिक सीख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ना, बच्चे को एक पौधे को अपनाने के लिए कहेंगे और उसे पोषित करने में मदद करेंगे, यानी कि देख रेख करने में उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा कि पेड़ों के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति यही होगी। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।